ठीक है, तो ध्यान देना, हम बात कर रहे हैं आज किसके बारे में, बैलेंस शीट के बारे में। तो आफ्टर ascertaining the net profit or loss of the business enterprise, the businessman would also like to know the exact financial position of the business। यहाँ पर एक वर्ड आ रहा, अपनी नोटबुक में लिख लेना, फाइनेंशियल पोजीशन। ठीक है, तो जैसे हम लोग किसके बारे में बात करेंगे, यहाँ पर एक वर्ड क्या आ रहा है भैया, फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब है कि मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि हमारे यहाँ पे बिजनेस में मेरे असेट्स कितने हैं और लायबिलिटीज़ कितनी हैं। अगर मैं इसको सिंपल तरीके से बात करूं तो फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब है असेट्स और लायबिलिटीज के बारे में बात आ रही है। तो लिख रहे आफ्टर एसर्टेनिंग द नेट प्रॉफिट और लॉस। हमको नेट प्रॉफिट और लॉस कहाँ से पता चलता है बिजनेस का, फाइनेंशियल पोजीशन। जब हम लोग ट्रेडिंग और जो प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं। अगर आपको याद होगा तो जब हम बना रहे थे ट्रेडिंग अकाउंट तब हमको जीपी ग्रॉस प्रॉफिट या फिर जीएल ग्रॉस लॉस मिल रहा था। जब हमने बनाया था ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो उसके बाद हमको नेट प्रॉफिट या फिर हमको लॉस मिलता है। ठीक है, अच्छा फिर लिख रहे हैं द बिजनेसमैन वुड ऑल्सो लाइक टू नो द एग्जैक्ट फाइनेंशियल पोजीशन। तो जब एग्जैक्ट फाइनेंशियल पोजीशन की बारी आएगी तो हमको क्या बनाना पड़ेगा, इसके लिए बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा। क्लियर? फॉर दिस पर्पस अ स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड विच कंटेन्स ऑल द असेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द बिजनेस एंटरप्राइज। यहाँ तक ध्यान से इस चीज को समझना कि बैलेंस शीट में क्या रहने वाला है, एसेट्स एंड लायबिलिटीज। ठीक है, और जितने मेरे पर नॉमिनल अकाउंट थे वो कहाँ पे जाते थे, ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक है, आगे हम लोग यहाँ पर देखो बात क्या करते थे, स्टेटमेंट सो प्रिपेयर्ड इज कॉल्ड अ बैलेंस शीट बिकॉज it is a sheet of balances of a ledger accounts which are still open after transfer all nominal accounts to the trading and profit and loss account। क्लियर हो रही है बात? हम लोग क्या करते थे, हम लोगों ने क्या करा, लेजर्स के बाद जितने भी मेरे पास नॉमिनल अकाउंट थे सबको हमने क्लोज करा कहाँ पर, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। उसके बाद हमारे पास जितने भी बैलेंसेस जो बचते हैं किसके, जनरली असेट्स एंड लायबिलिटीज के बचेंगे, उसको हम कहाँ पे ट्रांसफर करते हैं, उसको हम बैलेंस शीट में ट्रांसफर करते हैं। क्लियर? तो बैलेंसेस ऑफ ऑल द पर्सनल एंड रियल अकाउंट आर ग्रुप्ड एज असेट्स एंड लायबिलिटीज। क्या बोला गया, जितने भी मेरे पास पर्सनल और जो रियल अकाउंट हैं ये क्या होते हैं, मेरे पास असेट्स और लायबिलिटीज होते हैं। अब ध्यान से मेरी बात को सुनना, एग्जांपल के तौर पे ध्यान से मेरी बात समझो। मेरा बिजनेस है, ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये है मेरे पास, मान लेते हैं मेरा बिजनेस है। इमेजिन करके देखते हैं कि जो मेरा बिजनेस मैं कर रहा हूँ, मैं हूँ एक ट्रेडर, देहरादून में मैं क्या करता हूँ, बिजनेस करता हूँ। और मेरा कुछ सामान मान लेते हैं दिल्ली से आता है। ठीक है, दिल्ली से मैं मिस्टर एक्स से कुछ सामान खरीदता हूँ। किससे खरीदता हूँ, मिस्टर एक्स से मैं कुछ सामान खरीदता हूँ। क्लियर हो रही है बात? मेरा बिजनेस कहाँ पर है, देहरादून में। मैं सामान कहाँ से खरीद रहा हूँ, मिस्टर एक्स से, दिल्ली से। अब ध्यान से मेरी बात समझो, मैंने कहा जो मिस्टर एक्स है क्या वो एक पर्सनल अकाउंट होगा? पर्सनल होगा ना, बिल्कुल, इंसानी तो है मिस्टर एक्स, वो क्या होगा, पर्सनल अकाउंट होगा। लेकिन जब मैं उनको उधार में परचेस कर रहा हूँ, जब मैं उधार में परचेस करता हूँ तो वो मेरे क्या बन जाएगा, लायबिलिटीज भी बन जाएगा। क्लियर हो रही है बात या नहीं आ रही? अब वो बोले कि लायबिलिटीज आर शोन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द बैलेंस शीट। असेट्स हम कहाँ पर शो करते हैं, राइट हैंड साइड पर करते हैं। अगर आपने बैलेंस शीट का फॉर्मेट देखा होगा तो टी फॉर्म पर होता है। ये देखो, बैलेंस शीट के फॉर्मेट पर आ जाओ, एक दो पेज आप जब आगे पढ़ोगे वहां पर आपको बैलेंस शीट का फॉर्मेट दिख रहा है। तो आप जब इसकी लेफ्ट हैंड साइड पर देख रहे हो तो यहाँ पे सारी की सारी क्या है, ये लायबिलिटीज हैं, रिजर्व्स और कैपिटल वगैरह हैं। ठीक है, राइट हैंड साइड में सारे के सारे मेरे पास क्या है, असेट्स। ठीक है, इनका टोटल हमेशा क्या करेगा, मैच होना चाहिए। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, वापस आ जाओ उसी पेज पर। अच्छा, डेफिनेशंस पे जब हम बात करें तो लिख रहे हैं अ बैलेंस शीट हैज बीन डिफाइंड एज फॉलोज। किस तरीके से, अगर हम इन द वर्ड्स ऑफ कार्लसन में बात करते हैं तो लिखा हुआ अ बिजनेस फॉर्म शोइंग व्हाट इज ओड एंड व्हाट द प्रोप्राइटर इज वर्थ इज कॉल्ड अ बैलेंस शीट। क्लियर? ये किसने बोला, कार्लसन ने। ए पालमन ने क्या बोला, द बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट एट अ पर्टिकुलर डेट शोइंग ऑन वन साइड ट्रेडर्स प्रॉपर्टी एंड पोजीशंस, ऑन द अदर साइड लायबिलिटीज। क्लियर? अकॉर्डिंग टू आर बैथली बॉय ने क्या बोला, अ बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड विद अ व्यू टू मेजर द एग्जैक्ट फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ बिजनेस ऑन अ सर्टेन फिक्स्ड डेट। ठीक है, अब हम बात करते हैं नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिपेयरिंग बैलेंस शीट की। भैया हमने क्यों नीड, जरूरत क्या पड़ी, इंपॉर्टेंस क्या है भैया किस चीज को, बैलेंस शीट को बनाने का।
तो लिख रहे द पर्पस ऑफ प्रिपेयरिंग अ बैलेंस शीट आर एज फॉलोज। तो पहला क्या बोला हुआ, द मेन पर्पस ऑफ प्रिपेयरिंग अ बैलेंस शीट इज टू एसरटेन द ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। क्या चाह रहे हैं भैया हम, ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन हमको पता लगनी चाहिए कि भैया एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में, जैसे कि मैंने कहा मान लेते हैं 31 मार्च को मैं क्या कर रहा हूँ, अपनी बैलेंस शीट बना रहा हूँ, तो 31 मार्च को भैया मेरे यहाँ पर क्या भैया ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, मतलब मेरे यहाँ पर असेट्स कितने हैं और लायबिलिटीज कितनी है बिजनेस की। क्लियर हो रही है बात। द मेन पर्पस ऑफ प्रिपेयरिंग अ बैलेंस शीट इज टू एसरटेन द ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है। दूसरे वाले पे मैं जब बात कर रहा हूँ, इट हेल्प्स इन एसरटेनिंग द नेचर एंड कॉस्ट ऑफ द वेरियस असेट्स ऑफ अ बिजनेस सच एज अमाउंट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, मुझको पता चल जाता है मैंने डेटर्स के कितने पैसे मुझको मिलने हैं, अमाउंट ओइंग फ्रॉम डेटर्स, मुझको डेटर्स से कितने पैसा मिलना है, या फिर अमाउंट ऑफ फिक्टिशियस असेट्स, ये सब मुझको कैसे पता चलेगा जब मैं अपनी बैलेंस शीट बनाऊंगा। फिक्टिशियस असेट्स, इसके बारे में मैं अभी अलग से डिटेल में चर्चा करूंगा आगे। ठीक है, आगे थर्ड वाले पॉइंट पर आ जाओ। इट हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग द नेचर एंड अमाउंट ऑफ द वेरियस लायबिलिटीज ऑफ द बिजनेस, हमको पता चल जाएगा कि भाई हमारी लायबिलिटीज बिजनेस की कौन कौन सी हैं। ठीक है, शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है, ये सब चीजें हमको पता चल जाएगी। फोर्थ में वो बात बोल रहे हैं कि इट गिव्स information about the exact amount of capital at the end of the year and addition or deduction made into in the current year, कि भैया मेरे यहाँ पे बिजनेस की क्लोजिंग के बारे में वो बात हो रही है कि एग्जैक्ट अमाउंट कितनी है, किसकी भैया, कैपिटल की। क्लियर हो रही है। यहाँ पे मैंने क्या कुछ एडिशन करा या फिर कुछ पैसा मैंने विड्रू करा, तो वो सब मुझको यहाँ पे शो हो जाएगा। फिफ्थ में क्या है, इट हेल्प्स इन फाइंडिंग आउट वेदर द फर्म इज द सॉल्वेंट और नॉट। सॉल्वेंट का मतलब होता है कि क्या मैं, मेरी जो फर्म है, अगर मैंने कहीं से लोन वगैरह लिया तो क्या मैं उसे टाइमली वापस कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, इसको हम बोलते हैं सॉल्वेंट। द फर्म इज अ सॉल्वेंट इफ द असेट एक्सीड द एक्सटर्नल लायबिलिटी, मतलब मेरे पास संपत्ति ज़्यादा है, असेट्स मेरे पास क्या है, ज़्यादा है, किससे, एक्सटर्नल लायबिलिटी से ज़्यादा है, तो मैं बोलूँगा भैया सॉल्वेंट हूँ मैं। इट वुड बी इंसॉल्वेंट कब होगा, जब ये कंडीशन अपोजिट हो जाएगी कि मेरे पास मेरी संपत्ति तो कम है, हाँ मतलब मेरे पास जो लायबिलिटीज है वो मेरे पास क्या है, ज़्यादा है एज कंपेयर टू असेट्स। सिक्स्थ वाले में क्या हो जाएगा, इट हेल्प्स इन प्रिपेयरिंग द ओपनिंग एंट्रीज इन एट द बिगनिंग ऑफ द नेक्स्ट ईयर, अगले साल की बिगनिंग पर भैया मेरे पास ओपनिंग एंट्रीज मुझको मिल जाएंगी। ध्यान से इस चीज़ को समझो, जब मैं बैलेंस शीट बना रहा हूँ तो मुझको पता चल जाएगा मेरे यहाँ पे असेट्स कितने हैं और मेरे यहाँ पे लायबिलिटीज कितनी है। समझ में आए? तो ये इनके क्या होंगे, क्लोजिंग बैलेंसेज होंगे, ये इनके क्या होंगे, क्लोजिंग बैलेंसेज होंगे। और जो इस साल के क्लोजिंग बैलेंस होते हैं वही नेक्स्ट ईयर के क्या बन जाते हैं, ओपनिंग बैलेंस बन जाते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत, किसी पॉइंट में फिर से बताऊँ। अगला जो मेरे पास जो टॉपिक आ रहा है वो आ रहा है ड्राफ्टिंग का बैलेंस शीट, कि मैं बैलेंस शीट को किस तरीके से ड्राफ्ट करूंगा। पढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बैलेंस शीट। पहले वाले पॉइंट में क्या लिखा हुआ, अ बैलेंस शीट इज अ पार्ट ऑफ द फाइनल अकाउंट। ध्यान से मेरी बात को समझो, बोल रही है फाइनल अकाउंट का पार्ट है। क्या है भैया, बैलेंस शीट मेरे पास क्या है, फाइनल अकाउंट का पार्ट है। ठीक है, इतनी मेरी बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? तो फाइनल अकाउंट में और क्या क्या चीज़ें आएंगी इसमें भैया, मेरे पास क्या आ रहा था, ट्रेडिंग आ रहा था, प्रॉफिट एंड लॉस आ रहा था, बैलेंस शीट आ रहा है। क्लियर हो रही है बात? This is the reason that the trading and profit and loss account and the balance sheet are together called the final account। जब आप इन तीनों को साथ में लोगे, ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट को, तब वो क्या बनेंगे भैया, फाइनल अकाउंट बनेंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं कि however the balance sheet is a statement and not an account। ध्यान से इस चीज को समझना, बैलेंस शीट क्या है भैया, एक स्टेटमेंट है, अकाउंट नहीं है। दोनों में अंतर पता है ना क्या होता है? इट हैज़ नो डेबिट और क्रेडिट साइड नहीं है। ठीक है, जहाँ पर हमारे यहाँ पे जो क्या होते हैं अकाउंट होते हैं, उनकी डेबिट और क्रेडिट साइड होती है, वहाँ पर आप टू और बाय वर्ड का इस्तेमाल करते हो, लेकिन बैलेंस शीट में ऐसा कुछ नहीं है। आर नॉट यूज बिकॉज द नेम ऑफ द अकाउंट्स रिटर्न देयर इन। दूसरे वाले पॉइंट पर आते हैं, अब बैलेंस शीट इज अ समरी ऑफ पर्सनल एंड रियल अकाउंट। देखो ध्यान से, यहाँ पर कहीं पर भी नॉमिनल की बात नहीं करी गई। आपको जब आप बैलेंस शीट की बात करो तो भैया ये क्या है, एक समरी है। सिर्फ कौन कौन से आएंगे इसमें, सिर्फ पर्सनल और रियल अकाउंट ही आएंगे, यहाँ पर नॉमिनल नहीं आएगा। ठीक है, विच आर स्टिल ओपन एंड हैव बीन एंड हैव नॉट बीन अ क्लोज बाय ट्रांसफर टू द ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्लियर? उसके बाद डेबिट बैलेंस ऑफ ऑल पर्सनल एंड रियल अकाउंट आर पुट टुगेदर ऑन द राइट हैंड साइड नोन एज द असेट साइड। क्लियर हुआ? डेबिट बैलेंस ऑफ पर्सनल एंड रियल अकाउंट, इनके जो क्या रहेंगे, डेबिट बैलेंस रहेंगे, उनको हम किस नाम से जानते हैं, असेट्स के नाम से जानते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे ध्यान से मेरी बात को सुनना, मैं अगर बोल रहा हूँ डेटर, डेटर से आप क्या समझ रहे हो, वो लोग जिन्होंने मेरे पैसे देने,
समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही? तो डेटर क्या पर्सनल अकाउंट होता है? Yes. बिल्कुल। और वो क्या असेट भी होता है? Asset. आ रही है थोड़ी सी बात समझ में? Yes, sir. आ रही है। इसी सेम तरीके से मैंने बोला, मान लेते रियल अकाउंट में क्या आ जाएगा, मेरे पास जो बिल्डिंग है क्या वो एक रियल अकाउंट होती है? Yes, sir. बिल्कुल। क्या वो असेट भी होता है? Yes, sir. ठीक है। अब दूसरी ओर जब तुम यहाँ पर देखोगे, क्रेडिट बैलेंसेस को हम लोग कहाँ पर दिखाते हैं? लेफ्ट हैंड साइड पर दिखाते हैं, इनको हम लायबिलिटीज से जानते हैं। क्लियर हुई? हाँ सर। आगे, द टोटल ऑफ द टू साइड्स ऑफ द बैलेंस शीट, दोनों साइड के हम टोटल के बारे में हम बात कर रहे हैं। क्या होनी चाहिए भैया? इक्वल होने चाहिए। क्या होने चाहिए? Equal. इक्वल होने चाहिए। ठीक है। दोनों साइड का मतलब कौन सा हो गया? राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड के जो दोनों बैलेंसेज है वो कैसे होने चाहिए? इक्वल बैलेंसेज होने चाहिए। ठीक है। इफ द टोटल्स आर नॉट इक्वल देयर विल बी, इसका मतलब कुछ ना कुछ हमने गलती करी है। आ रही है बात समझ में? हाँ सर। फोर्थ वाले पॉइंट में कि बैलेंस शीट इज प्रिपेयर्ड ऑन अ पर्टिकुलर डेट पर हम इसको बनाते हैं एंड नॉट फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड। इंपॉर्टेंट है, ध्यान से आप समझना, हम इसको एक डेट पर बनाते हैं। जरा बैलेंस शीट पर आ जाओ, बैलेंस शीट पर। तो यहाँ पर देखो लिखा हुआ एज एट, बैलेंस शीट पर आप गए तो लिखा हुआ एज एट। यहाँ पर हो सकता है सपोज करते हैं मैंने बोला भैया 31 मार्च 2024 को मैं बना रहा हूँ, तो बैलेंस शीट किसी एक पर्टिकुलर डेट को बनती है। इतनी बात समझ में आ रही? हाँ सर। पीरियड के लिए नहीं बन रही। मतलब मैं आज के दिन पर भी अपनी बैलेंस शीट बना के देख सकता हूँ कि मेरे पास कितने असेट्स और कितनी लायबिलिटीज हैं। तो बैलेंस शीट इज प्रिपेयर्ड ऑन अ पर्टिकुलर डेट एंड नॉट फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड। एज सच इट डिस्क्लोज द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ बिजनेस ऑन अ पर्टिकुलर डेट, कि किसी भी एक पर्टिकुलर डेट पर मेरे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है उसको डिस्क्लोज करते हैं, एंड नॉट फॉर अ पीरियड के लिए नहीं करते। क्लियर? आगे, इट इज ट्रू ओनली फॉर द डेट ऑन विच इट इज prepared because even a single transaction would cause a change in the assets and liabilities। इस चीज को, जो लास्ट वाली लाइन को ध्यान से समझना कि हम इसको क्यों डेट में बात में कर रहा हूँ। कि सपोज क्या करते हैं कि कल के दिन मैंने अगर कोई नई बिल्डिंग खरीद ली, असेट्स मेरे कम हो जाएंगे और मेरा बैंक बैलेंस कम हो जाएगा। असेट्स मेरे जो बिल्डिंग वाला है वो मेरे पास क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। बैंक बैलेंस मेरे पास क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। समझ में आए? तो एक सिंगल ट्रांजेक्शन से भी क्या हो जाती है? आपके यहाँ पे बैलेंस शीट में चेंजेस आ जाते हैं असेट्स एंड लायबिलिटीज में। क्लियर? फिफ्थ वाला है, इट शोज द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ बिजनेस अकॉर्डिंग टू द गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। गोइंग कंसर्न का कंसेप्ट क्या बोलते हैं? कि भैया मेरा बिजनेस जो है वो चलता रहेगा लंबे समय तक। क्लियर हो रही है बात? Yes, sir. आगे, अब हम बात करते हैं कि भैया ग्रुपिंग एंड मार्शलिंग ऑफ assets and liabilities in the business। इसमें क्या लिखा हुआ? The assets and liabilities shown in the balance sheet are properly grouped and presented in a particular order। The term grouping means showing the items of similar nature अंडर अ कॉमन हेडिंग। ग्रुपिंग का मतलब क्या है? जिनके नेचर भैया सेम है, जिनके नेचर क्या है भैया? सेम है, हम उनको एक ही हेडिंग पर रखेंगे। क्लियर हो रही है बात या नहीं हो रही है? जैसे कि फॉर एग्जाम्पल द अमाउंट ओइंग फ्रॉम द वेरियस कस्टमर विल बी शोन अंडर द हेडिंग सन्ड्री डेटर्स। जैसे मैं हेड के बारे में बात करूंगा सन्ड्री डेटर्स, तो मेरे बिजनेस के जितने भी लोगों ने मेरे पैसे वहां पर देने होंगे उसको मैं इसी हेड पर रखूंगा, अलग नहीं लिखूंगा उसको। समझ में आया? हाँ सर। आगे, सिमिलरली अंडर द हेडिंग करंट असेट्स द बैलेंस, यहाँ पे क्या आ जाएगा? कैश का आ जाएगा, बैंक का आ जाएगा, डेटर्स आ जाएंगे, स्टॉक आ जाएंगे। ये हम सबका सब यहाँ पे शो कर देंगे। समझ में आया? हेडिंग समझ में आई? हाँ सर। ग्रुपिंग समझ में आ गई? Yes, sir. ठीक है। आगे हम लोग बात करते हैं मार्शलिंग का मतलब क्या होता है। मार्शलिंग इज द अरेंजमेंट ऑफ द वेरियस असेट्स एंड लायबिलिटीज इन अ प्रॉपर ऑर्डर। मार्शलिंग कैन बी मेड इन वन ऑफ द फॉलोइंग टू वेज। आप इन दोनों तरीकों से किसी एक में आप मार्शलिंग कर सकते हो। एक तो आप लिक्विडिटी के बेसिस पर कर सकते हो। लिक्विडिटी का मतलब बेसिकली हम ये है कि कितनी जल्दी मेरे जो असेट्स हैं वो कैश में कन्वर्ट हो सकते हैं। According to this method, and assets which is most easily convertible into cash such as cash in hand is written first। समझ में आया? अगर मैं लिक्विडिटी के बेसिस पर बात करूं तो सबसे पहले मैं उन असेट को रखूंगा जो मेरे सबसे जल्दी कैश में कन्वर्ट हो जाएंगे। जैसे कैश इन हैंड सबसे पहले आ जाएगा। ठीक है? इज रिटर्न फर्स्ट, देन फॉलोज द assets which are comparatively less easily convertible so that the least liquid assets such as the goodwill is shown in the last। समझ में आया? Yes, या sir. फिर आप और डिटेल में समझाऊं? Yes, sir. Okay. देखो लिक्विडिटी का मतलब बेसिकली क्या है कि हम किसके बारे में हम बात कर रहे हैं। लिक्विडिटी में अब यहाँ पर देखो, बैलेंस शीट पर आ जाओ, बैलेंस शीट पर आ जाओ। तो बैलेंस शीट पर आप देखो सबसे पहले हमने क्या लिखा? कैश इन हैंड लिखा, कैश एट बैंक लिखा, BR लिखा, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट आ रहा है। तो ये देख रहे हो कि जो सबसे पहले कैश में कन्वर्ट हो जाएगा,
सबसे एंड में जाके आप क्या देख रहे हो भैया, पेटेंट्स या ट्रेडमार्क या गुडविल, ये सबसे एंड में जाके कैश में कन्वर्ट होते हैं। समझ में आ गया? मार्शलिंग समझ में आ रही है? हाँ सर। तो मार्शलिंग इज द अरेंजमेंट ऑफ द वेरियस assets and liabilities in a proper order. Marshalling can be made in one of the following two types. एक तो मैंने liquidity के basis पर बात कर ली, दूसरा in the same way those liabilities which are to be paid at the earliest will be written first. जो हमने क्या करना है, सबसे पहले पे करना है, जो हमने क्या करना है, सबसे पहले पे करना है। In the same way those liabilities which can be paid, which liabilities are to be paid first as the अर्लीस्ट विल बी रिटर्न फर्स्ट। जैसे कि बैलेंस शीट में देखो, सबसे पहले बैंक ओडी आ रहा, बीपी आ रहा है, सन्ड्री क्रेडिटर्स आ रहे हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आ रहे हैं, अनअर्न्ड आ रहे हैं। क्लियर होगी बात या नहीं आ रही? हो गया सर। In the same way those liabilities which are to be paid at the earliest will be written first. In other words the current liabilities are written first of all, then non current आ जाएगी या फिर हम उसको लॉन्ग टर्म liabilities के नाम से जानते हैं, एंड लास्टली क्या आ जाएगा, प्रोप्राइटर्स कैपिटल आ जाएगी। Generally, sole proprietorship and partnership firm prepare their balance sheet in the order of liquidity. Important है याद रखना कि अभी तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं 11th में सोल प्रोप्राइटरशिप, 12th में हम लोग क्या पढ़ेंगे भैया, पार्टनरशिप। तो ये लोग जनरली अपनी बैलेंस शीट को किस तरीके से बनाते हैं, लिक्विडिटी के बेसिस पर बनाते हैं, इन ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी। समझ में आया? परफॉर्मेंस ऑफ द बैलेंस शीट इन द ऑर्डर ऑफ द लिक्विडिटी विल एज फॉलोज। ये देखो बैलेंस शीट का आपको फॉर्मेट यहाँ पर दिया हुआ है। क्लियर? यस सर। नोट नंबर 1, 2, 3 इसमें हम देख लेते हैं। तो नोट नंबर 1 पर आ जाओ। द वर्ड एसेट आर यूज्ड इन द हेडिंग ऑफ द बैलेंस शीट। क्या लिखते हैं? एसेट। एसेट का मतलब है आज की डेट पर हमारे यहाँ पे असेट्स और लायबिलिटी की क्या स्थिति है। क्लियर? आगे, बिकॉज इट इज द ट्रू ओनली फॉर अ डेट ऑन विच इट इज प्रिपेयर्ड। आज की डेट के लिए ठीक है, क्या पता कल चेंजेस हो जाए इसमें। सेकेंड, द टोटल ऑफ बोथ द साइड्स ऑफ द बैलेंस शीट इज ऑलवेज इक्वल, बराबर होना चाहिए, मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड होनी चाहिए। थर्ड, प्रीपेड एक्सपेंसेस आर ट्रीटेड एज करंट असेट्स। प्रीपेड एक्सपेंसेस को हम लोग क्या मान के चलते हैं, करंट असेट्स मान के चलते हैं। समझ में आ रहा? मैं उन खर्चों के जैसे कि सपोज क्या करते हैं कि अगर आपने अपने स्कूल की फीस, ट्यूशन की फीस अगर एडवांस में दे दी तो उतने समय के लिए वो आपके लिए क्या बन जाएंगे, करंट असेट्स बन जाएंगे। क्लियर हो रही है बात? दो कैश कैन नॉट बी रियलाइज फ्रॉम द प्रीपेड एक्सपेंसेस। ध्यान से समझना, हम लोग क्या करते हैं, जो हम प्रीपेड एक्सपेंसेस कर चुके होते हैं वो वापस दोबारा से कैश में कन्वर्ट नहीं होते। ठीक है? आपको उसके बदले में क्या मिलेगी, सर्विसेज मिलेंगी। थर्ड वाला पॉइंट फिर से पढ़ के देखना, प्रीपेड एक्सपेंसेस आर ट्रीटेड एज करंट असेट्स, दो कैश कैन नॉट बी रियलाइज्ड फ्रॉम प्रीपेड एक्सपेंसेस, द सर्विस विल बी अवेलेबल अगेंस्ट दीज विदाउट फर्दर पेमेंट। आपको फ्यूचर में और पे पेमेंट नहीं करनी, लेकिन आपको उसके बदले पे क्या मिलेगा, सर्विसेज मिलेंगी। क्लियर हुआ? आगे, अब दूसरा होता है इन ऑर्डर ऑफ परमानेंस, रिवर्स हो जाएगा मतलब है। दिस मेथड इज exactly the reverse of the first method discussed below. Assets which are most difficult to be converted into cash such as the goodwill are written first, and the assets which are most liquid such as the cash in hand are last, written last. समझ में आया? रिवर्स है उसका। Similarly those liabilities which are to be paid last will be written first. In other words the proprietor's capital is रिटर्न फर्स्ट ऑफ ऑल। समझ में आया ये वाली लाइन है? सिमिलरली से ध्यान से समझना, दोज लिएबिलिटी विच आर टू बी पेड लास्ट, जो हम लोग क्या करते हैं, हमें सबसे लास्ट में पे करनी है। जैसे कि क्या हो जाएगा, प्रोप्राइटर्स की कैपिटल, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले रखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल। देन नॉन करंट लिएबिलिटी, नॉन करंट और लॉन्ग टर्म लिएबिलिटीज को हम लोग क्या करेंगे, लास्ट में रखेंगे। द करंट लिएबिलिटीज, जॉइंट स्टॉक कंपनीज आर रिक्वायर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट टू प्रिपेयर दियर बैलेंस शीट इन द ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस। समझ में आया? तो देखो, जो जॉइंट स्टॉक कंपनी रहेगी, जो क्या रहेगी, जॉइंट स्टॉक कंपनीज रहेगी, वो किस तरीके से करती है अपनी बैलेंस शीट को प्रिपेयर, ऑर्डर ऑफ परमानेंस के हिसाब से। किससे? ऑर्डर ऑफ परमानेंस के हिसाब से। ठीक है? और जो सोल प्रोप्राइटरशिप और जो पार्टनरशिप रहेगी वो किससे कर रही है, इन ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी के हिसाब से। क्लियर हुआ? और कुछ करना है इसमें डिस्कस? नहीं सर, इसमें कोई जरूरत नहीं। ठीक है, अब हम बात करते हैं, नेक्स्ट आ जाएगा, इट इज असेंशियल टू अंडरस्टैंड द क्लासिफिकेशन ऑफ वेरियस assets and liabilities before preparing a balance sheet. सबसे पहले हम उनकी क्लासिफिकेशन पे बात करें। According to the nature of the asset, these may be classified into the following. सबसे पहले क्या आ जाएगा, नॉन करंट असेट्स। सबसे पहले क्या आ जाएगा, नॉन करंट असेट्स। लिखा हुआ, नॉन करंट असेट्स आर दोज विच आर एक्वायर्ड फॉर कंटिन्यूइंग यूज एंड लास्ट फॉर द मैनी ईयर्स, सच एज लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, मोटर व्हीकल, फर्नीचर।
ये सब के सब क्या हो जाएंगे, नॉन करंट असेट्स हो जाएंगे। डेफिनेशन क्या बोल रही है कि भैया नॉन करंट असेट्स आर दोज विच आर एक्वायर्ड फॉर कंटिन्यूअस यूज एंड लास्ट फॉर मैनी ईयर। समझ में आ गया। नॉन करंट असेट्स आर दोज विच आर एक्वायर्ड फॉर कंटिन्यूड यूज एंड लास्ट फॉर मैनी ईयर्स। जैसे कि क्या आ जाएगा भैया, यहाँ पर लैंड एंड बिल्डिंग आ गया, प्लांट एंड मशीनरी आ गया, मोटर व्हीकल आ गया, फर्नीचर आ गया। ठीक है। अकॉर्डिंग टू फिने एंड मिलर क्या बोलते हैं, नॉन करंट असेट्स आर असेट्स ऑफ अ रिलेटिवली परमानेंट नेचर यूज्ड इन द ऑपरेशन ऑफ अ बिजनेस एंड नॉट इंटेंडेड फॉर सेल। ओके सर। क्लियर, पक्का, सिंपल है। As the purpose of keeping such assets is not to sell but use them, changes in their market value are ignored and these are always shown in the balance sheet at cost less depreciation। बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली यहाँ पर, ये वाला पॉइंट हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है। क्या बोल रहे हैं कि एज द पर्पज ऑफ कीपिंग सच असेट्स आर नॉट टू सेल। हमारा जो असेट्स है भैया, हमने इनको क्या करना है, बेचना नहीं है, बल्कि हमने इनको क्या करना है, लंबे समय तक अपने पास रखना है। तो वो बोल रहे हैं कि जो इनके जो मार्केट वैल्यूज पर कुछ भी चेंजेस होंगे, हम इनको इग्नोर करके चलेंगे। समझ में आई बात या नहीं आ रही, कोई दिक्कत हो रही। जैसे कि सपोज करते हैं, मैंने कहा कि मान लेते मेरा घर है, तो मैं उसकी मार्केट वैल्यू बार बार जाके चेक नहीं करता, क्योंकि मेरा मोटिव उसको बेचने का तो नहीं है ना। आ रहा है, नींद तो नहीं आ रही, पानी पी लो नहीं तो। ठीक है। एज द पर्पज ऑफ कीपिंग सच असेट्स इज नॉट टू सेल बट यूज देम, चेंजेस इन दियर मार्केट वैल्यूज आर इग्नोर्ड एंड दीज आर शोन इन द बैलेंस शीट। में कैसे शो करता हूं मैं इनको, जो भी उसकी जो कॉस्ट होगी उसमें से मैं डेप्रिसिएशन को क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। दूसरा कौन सा आ जाएगा, करंट असेट्स आ जाएगा। इसमें क्या लिखा हुआ है कि करंट असेट्स आर दोज विच आर ईदर इन द फॉर्म ऑफ कैश, या तो कैश की फॉर्म पर होंगे, या फिर कैन बी इजीली कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन 1 ईयर ऑफ द डेट ऑफ बैलेंस शीट। क्लियर हो गया। या तो कैश की फॉर्म पर होंगे, या फिर वो 1 साल के अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाएंगे। मतलब कौन सा एसेट्स, ऐसे कौन सा एसेट्स? करंट असेट्स। ओके। ठीक है, बैलेंस शीट पर आओ। यस सर। बैलेंस शीट पर ध्यान दो, देखो करंट असेट्स दिख रहे हैं। हाँ। जैसे कैश इन हैंड हो गया, कैश एट बैंक हो गया, बीआर हो गया, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट हो गया, सन्डे डेटर्स और बुक डेट हो गए, क्लोजिंग स्टॉक हो गया, प्रीपेड एक्सपेंसेस हो गया और अक्रूड इनकम हो गया। ठीक है जी। अच्छा, तो नॉन करंट असेट्स आर असेट्स ऑफ अ रिलेटिव परमानेंट, ये तो हो गया था। अब हम बात करते हैं करंट असेट्स में। ये भी मैंने तुमसे बात करी कि करंट असेट्स आर दोज विच आर ईदर इन द फॉर्म ऑफ कैश और can be easily converted into cash within 1 year of the date of a balance sheet. In the words of Howard versus Upton, the current assets are usually defined as those assets which are convertible into cash through the normal course of business within a short time, ordinarily in a year. Clear? तो करंट असेट्स में क्या क्या आ जाएगा, जैसे कैश आ जाएगा, बीआर आ जाएगा, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट आ जाएंगे, डेटर्स आ जाएंगे, प्रीपेड एक्सपेंसेस, अक्रूड इनकम, क्लोजिंग स्टॉक, ये सबका सब आ जाएगा। While valuing these assets, closing stock is valued at cost or net realizable value, whichever is less, and a reasonable provision for doubtful debts is deducted out of the sundry debtors। ध्यान से समझना, देखो क्या बोल रहे हैं। जब हम लोग क्या कर रहे हैं, जब हम क्लोजिंग स्टॉक को वैल्यू करते हैं, जब मैं क्वेश्चन का करवाऊंगा इसमें ध्यान से, तुम्हें तब समझ में आएगा कि जब हम क्लोजिंग स्टॉक को वैल्यू करते हैं तो यहाँ पे 2 वैल्यू दिख रही। देखो एक कौन सी है, एक तो कॉस्ट आ रही, एक आ रही रियलाइजेबल वैल्यू। समझ में आया। क्लोजिंग स्टॉक की 2 वैल्यू दिख जाएगी, एक कॉस्ट आ जाएगा, दूसरा रियलाइजेबल वैल्यू आ जाएगी। इन दोनों में से जो भी कम होगा हम उसमें उसको रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है। दूसरा, एंड अ रीजनेबल प्रोविजन हम हमेशा बना के चलते हैं, रीजनेबल प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स डिडक्टिंग आउट ऑफ द सन्ड्री डेटर्स। प्रोविजन का मतलब क्या होता है कि मैं अगर अपने डेटर्स के साथ में अगर प्रोविजन बना के चल रहा हूँ, तो मैं बोलता हूँ इतने % का ये पैसा मुझको मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता। क्लियर। आगे मैं बात करूं काय पर, लिक्विड असेट्स पर। बोला हुआ लिक्विड असेट्स आर दोज विच आर ईदर इन द फॉर्म ऑफ कैश और कैन बी क्विकली कन्वर्टेड इनटू कैश। याद आ रहा। तो लिक्विड में क्या बोल रहे हैं कि लिक्विड असेट्स क्या होते हैं, आर दोज विच आर या तो कैश के ही फॉर्म पर रहेंगे या क्विकली कन्वर्टेबल इनटू कैश रहेंगे। ध्यान से समझो। करंट असेट्स को देखो और लिक्विड को देखो, तुम्हें दोनों सिमिलर लग रहे होंगे। कहाँ है करंट, यहाँ पे। ठीक है। करंट से खड़े हो जाओ थोड़ी देर। नहीं सर ठीक।
पक्का? पक्का पक्का। करंट एसेट समझ में आ रहा, हाँ। लिक्विड समझ में आ रहा। तो लिखा हुआ है कि लिक्विड एसेट्स आर दोज विच आर ईदर इन द फॉर्म ऑफ, या तो कैश की फॉर्म पर होंगे या वो क्विकली कन्वर्ट हो जाएंगे काय पर, कैश में। जैसे कि कैश आ जाएगा, बीआर आ जाएगा, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डेटर्स, अक्रूड इनकम। इन अदर वर्ड्स, इफ प्रीपेड एक्सपेंसेस आर एंड क्लोजिंग स्टॉक आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द करंट एसेट्स, द बैलेंस विल बी लिक्विड एसेट्स। नोट्स बनाओगे, सबके चीजें लिखना ध्यान से, मैंने सर, बिल्कुल हाईलाइट बनाते करते हुए जाना। चल रहा हूँ, ठीक है। क्या बोल रहे हैं कि अगर हम लोग क्या कर रहे हैं, करंट असेट्स में से दो चीजें माइनस कर दो, कौन कौन सी? एक तो प्रीपेड एक्सपेंसेस, क्योंकि अभी हमने चर्चा करी कि भैया प्रीपेड एक्सपेंसेस, मैंने क्या बात बताई कि कैश में कन्वर्ट नहीं हो होता सकते है। हैं। और क्लोजिंग स्टॉक को भी अगर मैं एक्सक्लूड कर दूं, क्योंकि भैया क्लोजिंग स्टॉक मेरे पास वो स्टॉक है जो अभी तक मेरा नहीं बिका है, तो इन दोनों को मैं अगर हटा दूं तो मैं कहां पे पहुंच जाऊंगा? करंट असेट। देखो एक फॉर्मूला क्या बनता है, करंट असेट्स माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक इक्वल टू लिक्विड एसेट्स। लिक्विड एसेट्स। क्लियर? आगे मैं बात कर रहा हूँ फिक्टिशियस और नॉमिनल एसेट्स। एक को समझना ध्यान से, फिक्टिशियस और नॉमिनल एसेट्स। इसमें क्या है, इसमें बोले कि दीज आर द एसेट्स व्हिच कैन नॉट बी रियलाइज्ड इन कैश और नो फर्दर बेनिफिट्स कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम दीज एसेट्स। इंपॉर्टेंट है, दीज आर द एसेट व्हिच कैन नॉट बी रियलाइज्ड इन कैश। आप इनको भैया कैश में रियलाइज नहीं कर सकते हैं। नो फर्दर बेनिफिट कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम दीज एसेट्स, और कोई फर्दर बेनिफिट्स भी इनसे नहीं मिलने वाला है। सच है, ध्यान से समझना, जो हमारे पास जो डेबिट बैलेंस होता है किसका? प्रॉफिट एंड लॉस का। समझ में आ रही है बात? सच है, such assets include debit balance of profit and loss and the expenditure not yet written off, such as advertisement expenses. These assets are not really assets but are shown on the asset side only for the purpose of transferring them to the profit and loss account gradually over a period of time. बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि दो चीज़ें यहाँ पर दिख रही है, एक आपको दिख रहा है डेबिट बैलेंस और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिख रहा, बैलेंस शीट पर आओ। बैलेंस शीट पे तो चलो अभी दिख नहीं रहा है, आगे हम देखेंगे, सुनना। देखो जो आपके पास जो डेबिट बैलेंस होता है किसका? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। कौन सा बैलेंस? डेबिट बैलेंस। तो डेबिट बैलेंस प्रॉफिट एंड लॉस में तो एसेट साइड हो गया ना। हाँ, तो डेबिट बैलेंस जो हम वो सिर्फ हम इसलिए हम शो कर रहे हैं क्योंकि उसका डेबिट बैलेंसेस है। असेट्स का भी क्या होता है? डेबिट बैलेंसेस होता है। सेम इसी तरीके से एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस होता है, ये भी तुम्हारे पास क्या हो जाएगा? फिक्टिशियस असेट्स हो जाएंगे। क्लियर हुआ? फिक्टिशियस समझ रही इसको आप इस तरीके से समझो, सपोज करते हैं मैंने एडवर्टाइजमेंट करवाया आज किसी चीज का, मेरा कोई एक प्रोडक्ट है, इसका मैंने एडवर्टाइजमेंट पूरा करवाया और इस पे सपोज करते हैं मेरे 1 लाख रुपीज खर्च हो गए। कितने हो गए? 1 लाख। अब सामने वाली पार्टी जिसने मेरा एडवर्टाइजमेंट शूट वगैरह करा, सब कुछ करा, वो मुझको बोलती है कि आपको आने वाले टाइम पर इसका बेनिफिट मिलेगा 4-5 सालों तक। तो मैं अपने 1 लाख रुपए का खर्चा एक साथ ना दिखा के 5 सालों में तोड़ दूंगा। क्लियर हुआ? तो मैं हर एक साल 20,000 रुपीज़ का खर्चा दिखाऊंगा एडवर्टाइजमेंट में, और पहले साल बैलेंस शीट जब मैं बनाऊंगा तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस कितना? 80,000। क्लियर हुआ? सेकेंड ईयर पे लिख दूंगा एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस 60,000, इस तरीके से धीरे धीरे करके। ठीक है? दीज असेट्स आर नॉट रियली असेट्स, तो नहीं है वो, लेकिन हम उनको क्या करें? असेट साइड पर इसलिए शो कर रहे हैं क्योंकि फॉर द पर्पज ऑफ ट्रांसफरिंग देम टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ग्रेजुअली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ध्यान से मेरी बात को समझो, 1 लाख रुपए का भले ही मेरा आज खर्चा हो गया हो, लेकिन मैं उसे एक ही साथ प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं दिखा रहा हूँ, आने वाले टाइम पर धीरे 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 करके दिखाऊंगा। जैसे कि मैंने कहा 1 लाख रुपए का मेरा एडवर्टाइजमेंट में इस साल खर्चा हो गया, लेकिन मैं आने वाले इस लॉस को या एक्सपेंसेस को 5 सालों पर दिखाऊंगा, आने वाले प्रॉफिट एंड लॉस पर। क्लियर हुई बात? हाँ। ऐसे करके फिर कुछ आ रहे वेस्टिंग असेट्स आ रहे, दीज आर द असेट्स विच आर एग्जॉस्टेड और कंज्यूम्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जैसे कि माइंस एंड ऑयल वेल्स, ये देयर वैल्यू रिड्यूसेस थ्रू बीइंग वर्क। जितना हम काम करेंगे इसकी वैल्यू क्या होती रहेगी? कम होती रहेगी। दिस इसमें भैया पेटेंट्स भी आ जाएंगे, एंड द प्रॉपर्टीज टेकिंग और लीज फॉर अ डेफिनाइट पीरियड ऑफ टाइम, ये सब इसमें आ जाएगा, ये वेस्टिंग असेट्स हो जाएंगे। ठीक है? इंपॉर्टेंट समझो, टेंजेबल एंड इंटेंजिबल असेट्स को समझ के चलना। तो लिख रहे टेंजेबल असेट्स आर दोज विच हैव अ फिजिकल एग्जिस्टेंस विच कैन बी सीन और फेल्ड लाइक अ प्लांट एंड मशीनरी, जिसकी क्या होती है भैया? फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है, जिसको आप छू सकते हो, देख सकते हो। ठीक है? इनको हम बोलते हैं टेंजिबल। जैसे कि बिल्डिंग, जैसे कि प्लांट एंड मशीनरी होगी, बिल्डिंग होगी, फर्नीचर हो गया, स्टॉक हो गया, कैश हो गया,
ये सब के सब क्या हो जाएंगे, टेंजेबल असेट्स हो जाएंगे। क्लियर हुआ? तो टेंजेबल असेट्स आर दोज असेट्स विच वी हैव टू सी एंड टच, जिनको हम देख सकते हैं और छू सकते हैं। ओके सर। इंटेंजिबल में है, रियल अकाउंट की हाँ, इंटेंजिबल असेट्स क्या हो जाएगा, आर दोज विच डू नॉट हैव अ फिजिकल एग्जिस्टेंस, इनकी नहीं होती है, और विच कैन नॉट बी सीन और फेल्ट, इसको आप देख नहीं सकते और इसको आप छू भी नहीं सकते हो, जैसे कि गुडविल हो जाएगा, ट्रेडमार्क, पेटेंट्स हो जाएंगे, ये सब के सब आपके पास इंटेंजिबल असेट्स हो जाएंगे। आर मच वैल्यूएबल देन अ टेंजिबल असेट्स बिकॉज दे ऑल्सो हेल्प द फर्म इन अ अर्निंग प्रॉफिट। अगर हमारे यहाँ पे इंटेंजिबल असेट्स मेरे पास बढ़िया है, सपोज करते हैं मेरे के गुडविल अच्छी है, मेरे पास कोई पेटेंट्स है, तो वो मेरी बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी को क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। समझ में आई बात? ठीक है, एग्जाम्पल में क्या आ जाए, गुडविल आ जाए। गुडविल हेल्प्स इन अट्रैक्टिंग कस्टमर्स एंड पेटेंट्स आर एक्चुअली द नो हाउ विच हेल्प इन प्रोड्यूसिंग द गुड्स। ठीक है, अब एक डिस्टिंक्शन भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। नेक्स्ट आ रहा है कि भैया टेंजेबल और इंटेंजिबल में क्या अंतर है। सबसे पहले हम फिजिकल एग्जिस्टेंस में बात करते हैं, तो लिखा हुआ दीज असेट्स है फिजिकल एग्जिस्टेंस, जैसे कि क्या आ जाएगा, आपके पास प्लांट एंड मशीनरी आ जाएगी, फर्नीचर आ जाएगा। इंटेंजिबल में क्या हो जाएगा, दीज असेट्स की कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती है, जैसे कि गुडविल, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क, ये सब चीज़ें। क्लियर हो रहा है? यस सर। करंट और नॉन करंट में देख लो, तो ये क्या होते हैं, दीज असेट्स कैन बी करंट असेट्स और नॉन करंट, दोनों हो सकते हैं। तो दीज असेट्स यूजुअली फॉल इन द कैटेगरी ऑफ नॉन करंट असेट्स। ठीक है, डेप्रिसिएशन और amortization। हाँ देखो, अब डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन। डेप्रिसिएशन इज चार्ज ऑन द फिक्स टेंजेबल असेट्स पे हम लोग क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। इनटेंजेबल पे को हम लोग क्या करते हैं, अमोर्टाइज करते हैं। दोनों की वैल्यू कम होती है। टेंजेबल के लिए आप लोग डेप्रिसिएशन वर्ड इस्तेमाल कर रहे हो, इनटेंजेबल के साथ अमोर्टाइजेशन वर्ड इस्तेमाल कर रहे हो। ठीक है, एक्सेप्टेंस एंड सिक्योरिटी, लेंडर्स एक्सेप्ट सच लेंडर्स एक्सेप्ट दीज असेट्स एज अ सिक्योरिटी फॉर प्रोवाइडिंग लोन। हो सकता है जैसे लोन अगर प्रॉपर्टी वगैरह मिल जाती है, हो जाता है, हाँ सर। लेकिन लेंडर्स यूजुअली डू नॉट एक्सेप्ट इंटेंजिबल असेट्स एज सिक्योरिटी फॉर प्रोवाइडिंग लोन। क्लियर? रिस्क ऑफ लॉस ड्यू टू फायर, भैया टेंजिबल में तो हो सकता है, बिल्कुल टेंजिबल में भैया लॉस्ट हो सकता है फायर के थ्रू, इंटेंजिबल में किसी भी तरह का कोई भी लॉस नहीं होता फायर से। क्लियर हो गया? पक्का? हाँ सर। लास्ट है आज का, क्लासिफिकेशन ऑफ लायबिलिटीज। कल इसके पूरे नोट्स कंप्लीट कर लोगे? हाँ हो जाएगा। क्लासिफिकेशन ऑफ लायबिलिटीज पर ध्यान देना, लिखा हुआ अकॉर्डिंग टू दियर नेचर द लायबिलिटीज में बी क्लासिफाइड एज फॉलो। सबसे पहले क्या आ जाएगा, नॉन करंट और लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। लिखा हुआ दोज लायबिलिटी विच आर टू बी रिपेड आफ्टर 1 ईयर और मोर देन और मोर आर टर्म्ड एज अ नॉन करंट लायबिलिटी। सिंपल है, दोज लायबिलिटी विच आर टू बी रिपेड, या तो आप 1 साल या 1 से ज़्यादा में उसको रीपे करोगे, उसको क्या बोलोगे, नॉन करंट लायबिलिटी। दीज इंक्लूड्स, यहाँ पे पब्लिक डिपॉजिट आ जाएगा, लॉन्ग टर्म लोन्स आ जाएंगे। सिंपल है, नॉन करंट में तो कोई दिक्कत नहीं है। करंट और शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज में देख लो तो क्या लिखा हुआ है कि करंट और शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज में है कि दोज लायबिलिटी विच आर एक्सपेक्टेड टू बी पेड विद इन 1 ईयर, जिसको हम 1 साल के अंदर अंदर पे कर सकते हैं, ऑफ द डेट ऑफ बैलेंस शीट आर टर्म्ड एज द करंट और शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज। ठीक है, इस नाम से जानते हैं हम इसको, करंट और शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज के नाम से जानते हैं। जैसे कि आ जाएगा बैंक ओवरड्राफ्ट आ जाएगा, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये सब आ जाएगा। क्लियर हो गया? यस सर। दूसरा आ रहा है भैया कंटीजेंट लायबिलिटीज। थर्ड में आप देखना यहाँ पर क्या आ रहा है, कंटीजेंट लायबिलिटीज। इसमें क्या बोला गया, दीज आर द लायबिलिटी विच विल बिकम पेबल ओनली ऑन द हैपनिंग ऑफ सम स्पेशल इवेंट, अदरवाइज नॉट। ठीक है, कब दोगे आप इसको, अगर कोई स्पेसिफिक इवेंट होगा तभी, नहीं तो हम इसको नहीं देते। एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते हैं, नहीं, गुडविल तो असेट्स होता है। एग्जाम्पल के तौर पे मानते हैं कि मान लो कि हमारा बिजनेस इंश्योरेंस का है, ठीक है, हम लोग मोटर कार का इंश्योरेंस करके चलते हैं, तो हमारी लायबिलिटी तभी आएगी जब मोटर कार का एक्सीडेंट होगा। एक्सीडेंट नहीं होगा तो हमारे सर पे कोई लायबिलिटी नहीं आएगी। ठीक है, तो कंटीजेंट लायबिलिटीज के बारे में लिखा हो कि दीज आर द लायबिलिटी विच विल बी बिकम पेबल ऑन एन हैपनिंग ऑफ सम स्पेसिफिक इवेंट, अदरवाइज नॉट। क्लियर? जैसे कि लायबिलिटीज फॉर बिल डिस्काउंटेड, लिखा हुआ इन केस अ बिल इज अ डिस्काउंटेड फ्रॉम द बैंक इज डिसऑनर्ड बाय द एक्सेप्टर ऑन द ड्यू डेट, द फर्म विल बिकम लायबल टू द बैंक। पता है तुमको बिल के बारे में? हमारे पास एक बिल होता है, हमने उसको बैंक से जाकर डिस्काउंट करवा दिया। जब हम बिल के डिस्काउंटिंग करवाते हैं बैंक से, तो हमारा बैंक बैलेंस बढ़ जाता है, बैंक उसमें डिस्काउंटिंग चार्जेस वगैरह भी काटता है, याद आ रहा? ठीक है, लेकिन अगर भैया ऑन द डेट ऑफ द मैच्योरिटी या फिर ड्यू डेट के टाइम पर बैंक को अगर पैसा नहीं मिला, तो हमारे उससे वो पैसा क्या कर देगा, माइनस कर देगा।
क्लियर हुआ? Yes, sir. तब हमारी क्या हो जाएगी, लिएबिलिटी अराइज हो जाएगी। दूसरा, लिएबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ द सूट पेंडिंग इन अ कोर्ट। सूट मतलब क्या होता है, जो केस चल रहे, दिस वुड बिकम एन एक्चुअल लिएबिलिटी इफ द सूट इज डिसाइडेड अगेंस्ट द फर्म। क्लियर हुआ? Yes, sir. क्या समझ में आया सेकंड वाले में? सर अगर इसमें कोई लाइबिलिटी तब होती है जब अगर कोई फर्म के रिलेटेड कोई केस चल रहा है तो वो भी लाइबिलिटी होता है, क्योंकि उसमें भी ये कुछ भी पेमेंट ये सब जब हमारे अगेंस्ट आएगा, हाँ जब फर्म के अगेंस्ट केस आएगा तब। लिएबिलिटीज इन रिस्पेक्ट ऑफ द गारंटी गिवन फॉर अनदर पर्सन। हमारी फर्म ने अगर भैया किसी दूसरे पर्सन के लिए कोई गारंटी दी हो तो भी हमारी लिएबिलिटी अराइज हो सकती है। द फर्म वुड बिकम लायबल टू पे द अमाउंट इफ द पर्सन फॉर whom guarantees given fails to meet his obligations। क्लियर? आगे कंटीजेंट liabilities आर नॉट शोन इन द बैलेंस शीट। इंपॉर्टेंट है, कंटीजेंट liabilities को हम लोग क्या करते हैं, बैलेंस शीट में शो नहीं करते हैं। और कंटीजेंट liabilities कौन सी मैंने बताई, जो किसी बोलो हैपनिंग ऑफ सम सर्टेन स्पेसिफिक इवेंट्स के बाद ही अराइज होगी। ठीक है? और सर बैलेंस शीट में तो कहाँ पे शो करते हैं, अगर नोट टू द अकाउंट, अभी बात करते हैं, सबकी बात करेंगे, उसको हम नीचे फुट नोट वगैरह लिख के करते हैं। तो लिख रहे कंटीजेंट्स लिएबिलिटीज आर नॉट शोन इन द बैलेंस शीट, तो लिखा हुआ दे आर हाउएवर शोन एज अ फुट नोट जस्ट बिलो द बैलेंस शीट। क्लियर हुआ? Yes, अभी जब हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तो वहाँ पर आएगा, तब हम बताएंगे कि हम इसे कैसे फुट नोट में शो करते हैं। सो दैट देयर एग्जिस्टेंस मे बी रिवील्ड। ठीक है? yes, sir. डिफरेंस बिटवीन, हम देख रहे थे कि भाई ट्रायल बैलेंस और बैलेंस शीट के बीच में क्या डिफरेंस है। ऑब्जेक्टिव पे पहले हम बात करते हो तो लिखा हुआ इट इज प्रिपेयर टू चेक द अर्थमेटिक एक्यूरेसी ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट। ठीक है? काई के लिए बना रहे हो आप, अर्थमेटिक एक्यूरेसी को चेक करने के लिए आप बना रहे हो। बैलेंस शीट हम क्यों बना रहे हैं, फाइनेंशियल पोजीशन को जानने के लिए। ठीक है? इंफॉर्मेशन अबाउट प्रॉफिट एंड लॉस, तो यहाँ पर लिखा हुआ इट इज नॉट पॉसिबल टू हैव अ इन्फॉर्मेशन अबाउट नेट प्रॉफिट और नेट लॉस फ्रॉम द बैलेंस शीट से हमको नहीं पता चलता है। वो सॉरी, ट्रायल बैलेंस से तुमको पता नहीं चलता है ना। वैसे भी जो नेट प्रॉफिट और जो ये नेट लॉस से कहाँ से पता चलता है आपको, प्रॉफिट एंड लॉस बनाने से। सिंस नेट प्रॉफिट और लॉस इज रिकॉर्डेड इन द कैपिटल शोन इन द बैलेंस शीट। समझ में आया? Yes, sir. जब हमारे पास जो प्रॉफिट एंड लॉस से जो नेट प्रॉफिट या फिर नेट लॉस आता है उसको हम कहाँ पे शो करते हैं, कैपिटल के साथ शो करते हैं ना। इट इज पॉसिबल टू हैव द इंफॉर्मेशन अबाउट द नेट प्रॉफिट और नेट लॉस फ्रॉम अ बैलेंस शीट। बैलेंस शीट को देख के हमको नेट प्रॉफिट नेट लॉस के बारे में पता चल सकता है। Yes, sir. देखो बैलेंस शीट पर आओ, बैलेंस शीट के फॉर्मेट पे आ जाओ। कहाँ गया बैलेंस शीट का फॉर्मेट, बैलेंस शीट का फॉर्मेट, बैलेंस शीट का 19.19. फॉर्मेट। ये देखो कैपिटल दिख रहा, Yes, sir. एड नेट प्रॉफिट, ये पता चल जाएगा ना आपको। और ये नेट प्रॉफिट आता कहाँ से, प्रॉफिट एंड लॉस से आता है। ठीक है? Yes. आगे बढ़ते हम। क्लासिफिकेशन ये हो गया सबका सब। फिर आ रहा नेसेसिटी, दो डिजायरेबल इट्स प्रिपरेशन इज नॉट नेसेसरी। लेकिन भैया बैलेंस शीट तो बनानी पड़ती है हमको। ठीक है? हेडिंग्स में क्या लिखा हुआ है, द हेडिंग्स ऑफ इट्स टू कॉलम क्या लिखते हैं, डेबिट और क्रेडिट। और यहाँ पर क्या आता है, एसेट्स एंड लायबिलिटीज। पीरियड, नॉर्मली पीरियड एवरी मंथ और वेन एवर नीडेड। ठीक है? इट इज नॉर्मली प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। टाइप्स ऑफ अकाउंट कौन कौन से आ जाएंगे यहाँ पर भैया, पर्सनल, रियल और नॉमिनल सब आते हैं। लेकिन भैया बैलेंस शीट में सिर्फ पर्सनल और रियल ही आता है। ठीक है? क्योंकि नॉमिनल कहाँ आ जाते हैं, ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस में। एडजस्टमेंट क्लोजिंग स्टॉक, इट डज नॉट कंटेन द आइटम ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। आपको ट्रायल बैलेंस में देखने के लिए नहीं मिलता। ठीक है? लेकिन आपको बैलेंस शीट में क्लोजिंग स्टॉक देखने को मिलेगा। कहाँ पर, असेट साइड पर। Yes, sir. और जो ये रहता है ना क्लोजिंग स्टॉक, आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस दिया हुआ रहता है। ठीक है? Okay, sir. एडजस्टमेंट पे हम बात करते हैं तो इट कैन बी प्रिपेयर्ड विदाउट मेकिंग एडजस्टमेंट फॉर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस और अक्रूड इनकम। लेकिन जो यहाँ पर है एडजस्टमेंट, ये हम सेकंड वाले चैप्टर पर डिटेल में पढ़ेंगे। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड और अक्रूड इनकम, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का सेकंड वाला चैप्टर है विद एडजस्टमेंट वाला, वहाँ पर हम इनको अच्छे ढंग से फाइनल अकाउंट्स विद फाइनल अकाउंट, हाँ, तो 8 वाला पॉइंट वहाँ पर डिटेल में समझ में आएगा। ओके सर। एविडेंसेस में क्या बात बोल रहे हैं, इट इज नॉट एक्सेप्टेड बाय द कोर्ट एज अ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, लेकिन इट इज accepted by the court as a documentary evidence. It is also helpful while making the payment of the income tax and the goods and services tax.
फॉलोइंग पॉइंट शुड बी नोटेड फॉर प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट्स। तो कौन कौन से? पहला, इफ अ ट्रायल बैलेंस इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, अगर भैया ट्रायल बैलेंस क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है तो इट इज बेटर टू प्रिपेयर अ ट्रायल बैलेंस फर्स्ट ऑफ ऑल। इफ देयर इज अ डिफरेंस इन द ट्रायल बैलेंस, तो डिफरेंस हम कहाँ पर प्लेस करते हैं? सस्पेंस अकाउंट पर प्लेस करते हैं। यार आ रहा ध्यान करा हुआ है? हाँ सेकेंड वाले में क्या बोल रहे हैं कि इट शुड बी रिमेंबर दैट ऑल आइटम्स विल अपीयर इन द ट्रायल बैलेंस शुड बी शोन ओनली वंस, whereas item appears outside the trial balance known as adjustment have to be Shown two balances। ठीक है, याद रखना। ठीक है, पहला वाला। दूसरा वाला, एक क्वेश्चन करते हुए मैं तुमको अभी ध्यान मतलब हर एक पॉइंट को डिटेल में समझाऊंगा। थर्ड वाले में क्या है? आइटम्स विच अपीयर ऑन द डेबिट साइड ऑफ द ट्रायल बैलेंस शुड बी शोन इधर, या तो कहाँ पर आएगा? डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा, या फिर वो असेट साइड पर आएगा। और जो क्रेडिट पे रहेंगे ट्रायल बैलेंस के, या तो ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड पर आएंगे, या फिर लिएबिलिटी साइड पर आएंगे बैलेंस शीट के। ठीक है। फिफ्थ में ऑल अकाउंट्स रिलेटिंग टू द गुड्स सच एज द परचेज, सेल्स, परचेज, रिटर्न, सेल्स, रिटर्न आर रिटर्न इन द ट्रेडिंग अकाउंट, ये आपको पता ही है। इन एडिशन टू दीज द ट्रेडिंग account will also show the debit with all expenses which are directly related to either purchase or manufacturing of goods। all the remaining expenses or the balances of the nominal account वो कहाँ पर आते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस में आते हैं। और जो बैलेंस होता है किसका? पर्सनल है, और जो रियल अकाउंट का उनका हमेशा वो कहाँ पे आएंगे? बैलेंस शीट पर आ जाएंगे। क्लियर हुआ? If the expenses in respect of the rent and lighting are clearly stated, ध्यान से समझना, रेंट के बारे में बात हो रही है, लाइटनिंग के बारे में बात हो रही है, मतलब ऑफिस की है या फिर फैक्ट्री की है, तो हम उसके हिसाब से हम उसको शो करेंगे। ठीक है। इफ द एक्सपेंसेस इन रिस्पेक्ट ऑफ अ रेंट एंड लाइटनिंग आर क्लियरली स्टेटेड एज हैविंग बीन इनकर्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ फैक्ट्री, तो वो कहाँ पर आ जाएगा? ट्रेडिंग पर आ जाएगा। नहीं आया समझ में? अगर वो फैक्ट्री वाला रहेगा तो कहाँ आ जाएगा? ट्रेडिंग पर। अदरवाइज वो कहाँ पर आ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस पर आ जाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर फैक्ट्री रेंट कहा गया क्वेश्चन में तो हम उसको ट्रेडिंग पर शो करेंगे, अगर खाली रेंट कहा गया तो कहाँ पर आ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस पर आ जाएगा। क्लियर? मैन्युफैक्चरिंग एंड परचेज में। हाँ क्लियर। यस सर। और लास्ट है आज का पॉइंट, इफ अ ट्रायल बैलेंस इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन एंड इट इज नॉट क्लियरली स्टेटेड वेदर अ पर्टिकुलर आइटम इज एक्सपेंसेस और इनकम, तो हम उसको क्या ट्रीट करेंगे? एक्सपेंसेस ट्रीट करेंगे। क्लियर हुआ? यस सर। अगर जैसे डिस्काउंट कहा गया है, कमीशन या ब्रोकरेज कहा गया, तो हम इन सबको क्या मानेंगे? एक्सपेंस मान के हम इनको हम सॉल्व कर देंगे। और जो टोटल है किसका? बोथ द साइड्स ऑफ बैलेंस शीट, वो आपका हमेशा इक्वल आना चाहिए। ठीक है। इलस्ट्रेशन नंबर 15 होमवर्क में।